हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश विषय का टॉप 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूँ और ये टॉप 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का वीडियो है, मतलब लघुत्तरीय प्रश्नों का वीडियो है फ्रेंड्स, जो आपकी परीक्षा में ज्यादा अंकों के पूछे जाते हैं। और ये 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। और विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली स्टूडेंट्स। बहुत बहुत आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दिवाली के दिन मैंने मैथ्स का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके जरूर देखें अगर नहीं देखे हैं तो। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे जो आप लोगों की मतलब विश थी, जो आपकी इच्छा थी, काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे मैम आप इंग्लिश का वीडियो लाइए, मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाइए, तो मैं मैथ्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे टॉप 20 उसका सीरीज आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके अंतर्गत मैं टॉप 6 क्वेश्चन लेकर के आई हूं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोग का आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वेरी शॉर्ट तो मैंने टॉप 20 दे दिया अपने चैनल पे। वेरी शॉर्ट आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में इसको देखा है, लाइक भी किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है वेरी शॉर्ट टॉप 20 क्वेश्चंस को। और यहाँ पे टॉप 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर देख लें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें, सभी को शेयर कर दें दीपावली के दिन आज। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी ज्यादा मोटिवेट होकर के और ढेर सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। और हाँ, यहाँ पे मैं समझा के आप लोगों को आंसर बताऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम समझने में ना हो। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, मतलब क्या मेथड है या अप्रोचेस है टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने का, क्या मेथड होता है या अप्रोचेस होता है, ये पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा देयर आर फ्यू मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब टीचिंग इंग्लिश टीच करने का या इंग्लिश पढ़ाने का कुछ मेथड मतलब आप लोग जानते हैं विधियां होती हैं, कुछ विधियां होती हैं। पहला विधि है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन सभी लोग उससे परिचित हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। सेकंड होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड, जिसको आप प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं। थर्ड होता है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब संरचनात्मक विधि जिसको आप बोलते हैं। और फोर्थ है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेट मतलब किसी चीज को कम्युनिकेट करना, मतलब वार्तालाप करना या बातचीत के द्वारा सीखना। पहला आपका हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ट्रांसलेशन का प्रयोग करके, मतलब ए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन सभी टेंसेस का प्रयोग करके, ट्रांसलेशन का प्रयोग करके सिखाना। दूसरा आपका प्रत्यक्ष विधि है, मतलब डायरेक्ट मेथड जिसको आप बोलते हैं। थर्ड है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब संरचनात्मक विधि जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। और फोर्थ है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच, मतलब कि वार्तालाप के द्वारा सीखना, मतलब बातचीत के द्वारा इंग्लिश को सीखना। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि के 2 मेरिट मतलब कि 2 गुण और दोष बताइए। 2 गुण और 2 दोष आपको बताना है। मेरिट मतलब होता है गुण एंड डीमेरिट मीन्स होता है दोष। तो इसका आंसर लिखेंगे मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो देयर आर फॉलोइंग मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, मतलब कुछ मेरिट होते हैं डायरेक्ट मेथड के, मतलब गुण होते हैं डायरेक्ट मेथड के। फर्स्ट है, इन दिस मेथड सेंटेंस इज इन द यूनिट ऑफ स्पीच। ये गुण क्या होता है कि वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य जो होता है वो स्पीच मतलब भाषण की इकाई होता है, यूनिट होता है। ये मेन चीज है कि इस मेथड में, इस विधि में जो वाक्य होता है वो स्पीच की क्या होता है, इकाई होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस मेथड में वाक्य जो होता है, सेंटेंस जो होता है वो स्पीच की इकाई होता है। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, वर्ड्स टॉट इन रिलेटेड सिचुएशंस लीव एवरलास्टिंग
इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है और मैं बता रही हूं आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन बताऊंगी कि जो शब्द पढ़ाए जाते हैं, वर्ड टॉट किए जाते हैं, मीन्स जो पढ़ाए जाते हैं इन रिलेटेड सिचुएशन, जिस सिचुएशन से रिलेटेड वर्ड को पढ़ाया जाता है वो लीव में छोड़ देते हैं। एवर लास्टिंग इंप्रेशन मतलब बहुत ही लंबे समय तक का इंप्रेशन छोड़ देते हैं, मतलब दिमाग में बिल्कुल बैठ जाते हैं ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब कि जो भी शब्द इससे रिलेटेड प्रत्यक्ष विधि में जो भी शब्द स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं, जिस सिचुएशन से रिलेटेड वर्ड्स जो है पढ़ाए जाते हैं, वो स्टूडेंट के दिमाग में जो है वो लंबे समय तक का छाप छोड़ देते हैं। कह सकते हैं कि लंबे समय तक स्टूडेंट के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। होप आप लोग को मेरिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसकी डीमेरिट्स के बारे में। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि के दोष क्या क्या है। तो देयर आर फॉलोइंग डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, मतलब कुछ दोष निम्न प्रकार से हैं। पहला है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजिली अवेलेबल, सो द मेथड बिकम एक्सपेंसिव and is beyond the reach of ordinary schools and teacher। बहुत ही आसान, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, इसको हिंदी में आप बोलते हैं श्रव्य। ऑडियो मतलब क्या, जिसको आप सुनते हैं, विजुअल मतलब दृश्य, जिसको आप देखते हैं, एड्स में होती है सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, और नॉट इजिली अवेलेबल, ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। सो द मेथड बिकम्स एक्सपेंसिव, इसलिए ये मेथड प्रत्यक्ष विधि क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपेंसिव मतलब क्या हो जाता है, खर्चीला हो जाता है। एंड इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड टीचर्स, और ये परे हो जाता है। बियॉन्ड मतलब परे हो जाता है, द रीच पहुंच के परे हो जाता है, मतलब ये पहुंच के परे हो जाता है ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड टीचर्स, जो सामान्य स्कूल और टीचरों के पहुंच के परे हो जाता है। जो भी श्रव्य दृश्य सामग्री होती है वो आसानी से इस मेथड में आसानी से मतलब उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है, इसलिए वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए वो ऑर्डिनरी स्कूल्स और टीचर्स के पहुंच के परे होती है। तो ये इस मेथड का दोष है, पहला दोष है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि इसलिए ये मेथड क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव रहता है, खर्चीला रहता है, इसलिए वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। और ये ऑर्डिनरी मतलब जो सामान्य स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल मान लीजिए, प्राइमरी स्कूल हो गए या सामान्य स्कूल हो गए, वहां के स्कूल और वहां के टीचरों के पहुंच के परे होती है। इसलिए ये मेथड जो है उनके पहुंच के परे होने के कारण इस मेथड का सबसे बड़ा दोष यही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग, मतलब कि ये मेथड जो है प्रोहिबिट्स मतलब होता है फ्रेंड्स निषेध करता है, बिल्कुल जो है मना करता है। द यूज ऑफ मदर टंग मतलब कि जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, जिस लैंग्वेज में हमारे घरों में वार्तालाप की जाती है, बातचीत होती है, मतलब हम लोग जो मदर टंग, हमारी मदर टंग का जो हम यूज करते हैं बोलने में, उस मदर टंग का बिल्कुल वो ये निषेध करता है। While a comparison with mother tongue is often desirable to eradicate persistence error, मतलब कि अगर हम मदर टंग की तुलना में किसी और लैंग्वेज में बच्चों को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं तो वो उनकी तुलना में वो काफी दोष उसमें उत्पन्न होते हैं, एरर्स, मिस्टेक करते हैं बच्चे, काफी मिस्टेक होती है। अगर मदर टंग में किसी चीज को सिखाया जाता है तो मदर टंग में वो आसानी से कैच कर लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन अदर लैंग्वेज में, अगर हम हमारी लैंग्वेज हिंदी है, मदर टंग हिंदी है, इंग्लिश में बच्चों को सिखाएंगे तो इंग्लिश में उनमें एरर आएगा, मतलब वो दोष, उसमें गलतियां वो करेंगे बच्चे, आसानी से वो पूरा चीज सही से नहीं बोल पाएंगे, सही से वो नहीं समझ सकते हैं, उसमें दोष जरूर आएगा, एरर्स करेंगे, मिस्टेक करेंगे। तो इसलिए ये सबसे बड़ा दोष है, सेकंड नंबर का दोष ये है। तो होप आप लोग को गुण और दोष अच्छे से डायरेक्ट मेथड का, प्रत्यक्ष विधि का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं आपको। क्या होता है 2 ऑब्जेक्टिव्स? स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक विधि, जिसको मैंने आपको बताया था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच हेडिंग आप डालेंगे तो पहला है टू इनेबल द लर्नर्स टू अटेन मास्टरी ओवर द इसेंशियल वोकेबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। मतलब कि लर्नर को, जो लर्नर है मतलब जो सीख रहा है, उसको जो है कम से कम 3000 शब्दों का एक्टिव यूज करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए उन्हें उसमें मास्टरी हासिल होनी चाहिए। मतलब उनको जो है उसका ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 3000 शब्दों का उनको ज्ञान होना चाहिए उसको, ताकि वो एक्टिवली यूज कर सके उन शब्दों को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, to teach the 4 fundamental skills, namely over the essential vocabulary of about 3000 root word for active use। मतलब कि उनको पढ़ाया जाना चाहिए 4 फंडामेंटल स्किल्स, 4 फंडामेंटल स्किल्स उनको पढ़ाए जाने चाहिए ओवर द इसेंशियल वोकेबुलरी, जो कि जरूरी है वोकैब, 3000 जो वोकैब जरूरी है, उनमें उनके बारे में 4 फंडामेंटल स्किल्स उनको आनी चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए। तो ये 2 जो है ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कुछ एडवांटेज या कुछ लाभ बताइए। तो देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहला है, इट इज इकोनॉमिक and saves considerable time by offering a single equivalent word in the mother tongue instead of long definition or explanation। ये इकोनॉमिक होता है, मतलब ये इकोनॉमिक होता है, एंड सेव्स, और मतलब ये बजट में होता है कह सकते हैं, एंड सेव कंसिडरेबल टाइम, मतलब ये समय की भी बचत करता है, बाय ऑफरिंग अ सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग, मतलब कि मदर टंग को ये ज्यादा महत्व देता है, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन। लंबे डिफिनीशन और लंबे एक्सप्लेनेशन, मतलब लंबा डिफिनीशन मतलब होता है लंबी परिभाषाएं, और लंबे एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं स्पष्टीकरण के बजाय ये मदर टंग को बहुत अधिक महत्व देता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसलिए ये इसका पहला एडवांटेज है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन। तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में निर्भर करता है, मैक्सिम मतलब बहुत अधिक मात्रा में सीखने के ज्ञात से अज्ञात के तरीके पर बहुत ज्यादा आधारित होता है। तो ये क्या होता है? नेक्स्ट है, यह सीखने के ज्ञात से अज्ञात तरीके पर बहुत ज्यादा क्या होता है? आधारित होता है। इट इज बेस्ड, ये आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, राइट द मीनिंग ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा द मीनिंग ऑफ कमांड्स इज ऑर्डर, मतलब कमांड मतलब होता है ऑर्डर, आदेश देना, एंड द रिक्वेस्ट इज आस्क रिस्पेक्टफुली, और रिक्वेस्ट मतलब होता है आदर पूर्वक पूछना, आस्क रिस्पेक्टफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच मे बी यूज्ड टू शो फर्स्ट द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब कि किसी भी कार्य को करने का समय दर्शाते हैं। सेकेंड, अ स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस, मतलब अवस्था या कार्य को दर्शाते हैं, उन्हें टेंस कहते हैं। मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि यूज किए जा सकते हैं। पहला है द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब कि किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगा वो दर्शाने के लिए। एंड सेकेंड, अ स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस, और उस पदार्थ की अवस्था, मतलब किस स्टेट में है,
जंपिंग है या फिर ऑन द टेबल है, मतलब किस अवस्था में है, रनिंग है, ही इज रनिंग, ही इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। तो ये किस अवस्था में कोई भी चीज है उसकी अवस्था को दर्शाने में, और इवेंट को मतलब कार्य को या घटना को कैन बी कॉल्ड अ टेंस, इसे टेंस कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द डिफिनीशन ऑफ कंजक्शन, राइट द काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन की डिफिनीशन बताइए और कंजक्शन के प्रकार बताने हैं आपको। तो इसका आंसर होगा अ कंजक्शन इज वर्ड ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस विथ ईच अदर। एक कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों या वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यही इसका बहुत सुटेबल डिफिनीशन है, बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है। इससे अच्छा डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अ कंजक्शन इज वर्ड ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस विथ ईच अदर। एक कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो कि दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ कंजक्शन, 3 प्रकार के कंजक्शन होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है कोरेलेटिव कंजक्शन और तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये 3 प्रकार आप लर्न कर लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग, कोरेलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसका पहला है नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड का होगा नॉट वैलिड इन लॉ, मतलब कानूनी रूप से जो वैध नहीं है उसे नल एंड वॉइड कहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन, तो मिक्सर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ और इन पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कि जीवन में और किसी विशेष परिस्थिति में, पर्टिकुलर सिचुएशन में मिक्सर होना, मतलब मिश्रण होना अच्छी और बुरी चीजों का, उसे कहेंगे अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चरल अप्रोचेस इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स। बहुत ही अच्छा डिफिनीशन कि स्ट्रक्चरल अप्रोच एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स का ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी भाषा के, एंड देयर एनालिसिस और उनके विश्लेषण के, एंड लॉजिकल अरेंजमेंट और उनके तार्किक अरेंजमेंट का क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ गुड लेसन प्लान। तो गुड लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या क्या होता है इसको लर्न कर लीजिए। पहला है हर्बर्टियन अप्रोच, बहुत ही अच्छा। दूसरा है मॉरिसन्स अप्रोच और यूनिट अप्रोच, जिसको आप बोल सकते हैं, आप यूनिट अप्रोच भी लिख सकते हैं अगर आपको मॉरिसन्स अप्रोच नहीं लर्न है तो। नेक्स्ट थर्ड है फ्रेंड्स इवेल्युएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच। ब्लूम्स अप्रोच बहुत ही फेमस है, आप उसको ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स RCEM अप्रोच, एंड फिफ्थ है NCERT और इलेक्ट्रिक अप्रोच। तो होप आप लोग को ये 5 लर्न हो गए होंगे। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, और आप लोगों को मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, और ढेर सारा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू मीन बाय मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का मेथड, टीचिंग के विधि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में लिखेंगे फ्रेंड्स, अ टीचिंग मेथड comprises the principles and the methods used by the teacher, ठीक है फ्रेंड्स। टीचिंग मेथड मतलब पढ़ाने की विधि जो होती है वो क्या होती है, तुलना होती है किसका, प्रिंसिपल सिद्धांत का, और मेथड्स मतलब विधियों का, जो कि यूज किया जाता है किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा, टू इनेबल स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब कि स्टूडेंट्स के सीखने में वृद्धि करने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए जो है जो सिद्धांत या जो विधियाँ यूज की जाती हैं टीचर के द्वारा, उसका तुलनात्मक अध्ययन जो है टीचिंग मेथड का, टीचिंग ऑफ मेथड कहलाता है। और दीज स्ट्रेटजीज आर डिटरमाइंड पार्टली ऑन सब्जेक्ट मैटर
टू बी टॉट एंड पार्टली बाय द नेचर ऑफ द लर्नर। मतलब कि ये स्ट्रेटेजी जो होती है फ्रेंड्स, वो आंशिक रूप से जो है विषय पर, विषयगत विधियों पर जो है डिपेंड करती है जो कि पढ़ाई जानी है, और पार्टली मतलब आंशिक रूप से जो है लर्नर के बिहेवियर पर, लर्नर के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सीखने वाला कितना ज़्यादा या कितना कम सीखने में सक्षम है, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को जो है वो सब्जेक्ट किस प्रकार से सिखाया या पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, डिफाइन अप्रोच, मतलब दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। तो द प्रोसीजर इंडिकेट्स द स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मतलब कि पढ़ाने के प्रबंधन में, ठीक है, जो प्रोसीजर लगाया जाता है, जो तरीका होता है, और मैनेजिंग टीचिंग या टीचिंग के मतलब पढ़ाने के प्रबंधन में, टीचिंग लर्निंग मतलब पढ़ाने सिखाने के प्रबंधन में टेक्निकली मतलब टेक्निकली उसको यूज किया जाता है। द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लर्निंग इज कॉल्ड एन अप्रोच, मतलब कि पढ़ाने और सीखने सिखाने का जो विधि होता है उसे ही दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो कि इंडिकेट करता है उन चरणों पे जो कि आपके सीखने के प्रबंधन और सीखने के नियोजन से संबंधित होते हैं, और तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं, मतलब टेक्निकली हम बोल सकते हैं द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया इज कॉल्ड एन अप्रोच, इसे ही दृष्टिकोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं फ्रेंड्स, डिफाइन मेथड। मेथड मतलब होता है विधि या तरीका, तो मेथड को समझाइए। तो टीचिंग मेथड इज अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन, मतलब टीचिंग मेथड जो होता है वो क्या होता है, वो एक स्टाइल होता है, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण का, ऑफ कंटेंट इन द क्लासरूम, मतलब कि क्लासरूम में कंटेंट के प्रस्तुतिकरण का जो क्या होता है एक तरीका होता है। तो टीचिंग मेथड जो होता है वो क्या होता है, एक तरीका होता है क्लासरूम में मतलब कक्षा में कंटेंट के प्रेजेंटेशन का या प्रस्तुतिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगनर्स, मतलब कि कोई 2 तरीका बताइए टीचिंग रीडिंग टू बिगनर्स, मतलब बिगनर के लिए जो मतलब सीखना, जिनको स्टार्टिंग में जिनको सिखाना है, जो सीखने वाले स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं, लर्नर होते हैं, बिगनर होते हैं, उनके लिए कोई 2 तरीका बताइए। तो मतलब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने का क्या तरीका होता है। तो पहला, द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स आर, पहला है आपका अल्फाबेटिक मेथड और दूसरा है आपका वर्ड मेथड। तो इसके अंतर्गत 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट आपका है अल्फाबेटिक मेथड और दूसरा है वर्ड मेथड, मतलब वर्णमाला का विधि होती है और दूसरी शब्द विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, मेंशन एनी 1 मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ स्पेलिंग। तो स्पेलिंग पढ़ाने के जो है कोई एक विधि बतानी है। तो स्पेलिंग पढ़ाने का जो विधि होता है वो होता है प्लेवे मेथड और डिक्टेशन मेथड, मतलब कि प्लेवे मेथड या डिक्टेशन मेथड जो है वो स्पेलिंग पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, राइट द एम ऑफ डायरेक्ट मेथड, मतलब कि डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य बताइए। तो डायरेक्ट मेथड यानी एम टू बिल्ड अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो उसका कार्य होता है बिल्ड करना। ठीक है, अ डायरेक्ट रिलेशन मतलब एक प्रत्यक्ष संबंध बिटवीन एक्सपीरियंस मतलब के अनुभव और लैंग्वेज मतलब भाषा के बीच में, वर्ड एंड आइडिया शब्दों और विचारों के बीच में, थॉट एंड एक्सप्रेशंस मतलब कि सोच और अनुभवों के बीच में। दिस मेथड इंटेंड्स of students to learn how
टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। मतलब कि ये जो है मेथड जो है पूरी तरह से स्टूडेंट्स पर ये फोकस करती है कि कैसे सीखा जाए, कैसे टारगेट मतलब जो लैंग्वेज को आपको सीखना है, जिस चीज़ को आपको सीखनी है उसमें कैसे कम्युनिकेट किया जाए, इस पर पूरा फोकस करती है। उसमें कैसे बातचीत की जाए, इस पर पूरा फोकस ये डायरेक्ट मेथड करती है, यानी प्रत्यक्ष विधि इस पर पूरा फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, राइट द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की तकनीकी क्या होती है? तो फॉलोइंग आर द मेजर टेक्निक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। पहली टेक्निक है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, दूसरी है डिक्टेशन, तीसरी है रीडिंग अलाउड मतलब तेजी से पढ़ना, चौथी आपकी स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, ठीक है, पांचवी आपका कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, ठीक है, और छठी है आपकी पैराग्राफ राइटिंग। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकसेस ऑन, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है? ए, लर्निंग रूल्स ऑफ द लैंग्वेज एंड वर्किंग विथ टेक्स्ट, बी, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम द L1 टू द टारगेट लैंग्वेज, सी, constant review and drills of the target language, and D, all of the above। तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड जो है लर्निंग रूल्स ऑफ द लैंग्वेज एंड वर्किंग विथ टेक्स्ट, इस पर भी फोकस करता है। ट्रांसलेटिंग फ्रॉम द L1 टू द टारगेट लैंग्वेज मतलब L1 से टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का टारगेट है उस पर ट्रांसलेट करने में भी हेल्प करता है, मतलब उस पर भी फोकस करता है। सी है कांस्टेंट रिव्यू एंड ड्रिल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, एंड ऑल ऑफ द एबव है डी ऑप्शन आपका। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब इन सभी पर ही फोकस करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, इन व्हाट कंटेंट एरिया इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मोर इजीली यूज्ड। तो किस एरिया में जो है ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड जो है बहुत ही आसान तरीके से यूज किया जाता है? तो ए है आपका साइंस, बी है आपका मैथमेटिक्स, सी है आपका रीडिंग ऑब्लिक इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स, एंड डी है आपका फाइन आर्ट्स। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स साइंस, मैथमेटिक्स और फाइन आर्ट्स में तो ग्रामर और ट्रांसलेशन का कोई यूज नहीं होता है। आपका रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स में ही आपका ग्रामर और ट्रांसलेशन का यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, a disadvantage to using the grammar translation method for language acquisition to is। तो मतलब क्या डिसएडवांटेज है, मतलब क्या हानियां है टू यूजिंग द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड को यूज करने की क्या हानियां है फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन टू, लैंग्वेज के लिए। तो ए है आपका स्टूडेंट्स आर इंगेज्ड एंड ऑन टास्क, बी है आपका नॉट लर्नर सेंटर्ड, सी है आपका स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न लैंग्वेज इजीली, एंड डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो आपका जो है हानियां जो मेन होंगी नॉट लर्नर सेंटर्ड, मतलब कि ये जो है जो लर्नर है उसको केंद्रित नहीं है। लर्नर मतलब जो सीखने वाला, मतलब सीखने वाला अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, जो विद्यार्थी है उसका वो केंद्रित नहीं है इसमें। तो यही इसकी डिसएडवांटेज है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी फ्रॉम, मतलब टीचिंग और लर्निंग जो है एक जर्नी है फ्रॉम कहां से, concrete to abstract, B simple to complex, C known to unknown, D है आपका all of these। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन होगा all of these, मतलब ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक भी होता है, मतलब जिसको कहते हैं सरल से जटिल की तरफ। नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ भी होता है। तो इस तरह से सारे ही तीनों ही बिल्कुल राइट है। तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसका। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, NFCA इज इन अपोजिशन टू, तो अ स्ट्रक्चरल अप्रोच,
बी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सी ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड, एंड डी है फंक्शनल अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो है सीए बिल्कुल विरोध करता है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। तो ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बी स्ट्रक्चरल टीचिंग, सी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, एंड डी मोटिवेशनल टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी स्ट्रक्चरल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, मतलब डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि को जो है इस नाम से भी, इससे भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है बीटीसी 2016 में पूछा जा चुका है। तो ए है आपका नेचुरल मेथड, बी है आपका इनडायरेक्ट अप्रोच, सी है आपका इंडक्टिव अप्रोच, एंड डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन होगा नेचुरल अप्रोच, मतलब प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम जो होता है वो नेचुरल मेथड होता है, अर्थात प्रत्यक्ष विधि भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसेस ऑन अ एक्यूरेसी, बी फ्लुएंसी, सी एप्रोप्रिएटनेस, एंड डी है आपका लिसनिंग स्किल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच, मतलब कि जो है किस चीज को जो है पढ़ाने में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया जाता है बेसिकली। ए ग्रामर, बी फॉरेन लैंग्वेज, सी रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज यूजेस, एंड डी क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज को ही टीच करने में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो है मुख्यतः यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज टू इंक्रीज पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के पावर को इंक्रीज करना, एंड बी टू इंक्रीज कम्युनिकेटिव पावर, एंड सी टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, एंड डी टू डेवलप पर्सनालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, मतलब कि टारगेट लैंग्वेज जो आपका है उसमें कमांड को डेवलप करना ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है डायरेक्ट मेथड का। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, ये बीटीसी 2016 में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ए इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, मतलब कि मातृभाषा के द्वारा जो है लर्निंग को इंक्रीज करना, बी गिव इंपॉर्टेंस टू ग्रामर, एंड सी इनहेंस अ स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल, एंड डी इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी इनहेंस अ स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम अ हैवी मटेरियल टू लाइट वंस, बी नोन टू अननोन, एंड सी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इंडक्टिव मेथड में क्या प्रोसीड होता है, तो इसके लिए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स 12 का डी, बी और सी, मतलब नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अर्थात जो है सरल से जटिल की ओर, ये दोनों ही राइट है, अर्थात बोथ बी एंड सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन, बी ऑब्जर्वेशन,
C. Generalization to specification, and D. Examples and illustrations. तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए. लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन. अगला क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स साउंड इज रिलेटेड टू. तो A. accuracy, B. fluency, C. both accuracy and fluency, and D. neither accuracy nor fluency. मतलब ना तो accuracy होना चाहिए ना तो fluency होना चाहिए. तो 14 का जो है क्या राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? 14 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि शुद्धता होनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है. तो एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स. द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, मतलब कि डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि की जो है उत्पत्ति कहां से हुई थी? A. इंग्लैंड, बी. फ्रांस, सी. इंडिया, एंड डी. अमेरिका. तो डायरेक्ट मेथड की जो ओरिजिन हुई थी अर्थात उत्पत्ति जो हुई थी डायरेक्ट मेथड की, वो हुई थी आपके जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है कि फ्रांस से हुई थी. तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 15 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके इंग्लिश विषय से एमसीक्यूज. और ये एमसीक्यूज ना सिर्फ आपके व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, तो टेंस होता क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब विच मे बी यूज टू शो. मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म जो ये दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है. पहला द टाइम ऑफ एन एक्शन, और दूसरा अ स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस. मतलब एक स्टेट या अवस्था जिसको हम बोलते हैं, या एन इवेंट या कोई भी कार्य कैन बी कॉल्ड अ टेंस, उसे टेंस कहा जा सकता है. मतलब कि वर्ब का कोई भी फॉर्म जिसको जो है पहला द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब कार्य करने में जो समय लगा है वो समय दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, या उसकी अवस्था अ स्टेट जिसको आप अवस्था बोलते हैं, और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस. बहुत ही आसान शब्दों में मैंने डिफिनेशन बता दिया. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. राइट द मीनिंग ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. कमांड्स और रिक्वेस्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे द मीनिंग ऑफ कमांड्स इज ऑर्डर, मतलब आदेश होता है, एंड रिक्वेस्ट इज आस्क रिस्पेक्टफुली. मतलब रिक्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज के लिए आदर पूर्वक पूछना, उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं. कमांड मतलब होता है ऑर्डर, कमांड इज ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट इज आस्क रिस्पेक्टफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स. विच फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस? तो इसके आंसर में होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अगला क्वेश्चन नंबर 4 होगा. राइट द डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन. तो इसका आंसर होगा अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड अ नाउन और अ प्रोनाउन that show the relationship between noun or pronoun and some other word in the sentence. मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या अन्य वर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट शो द रिलेशनशिप, मतलब संबंध दिखाने के लिए बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दर्शाने के लिए, एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. अगला क्वेश्चन नंबर 5 है. एक्सप्लेन सम प्रीपोजिशन. कुछ प्रीपोजिशन को बताइए. तो कुछ प्रीपोजिशन है आपके ऑफ, ऑन, एट, अंडर, ओवर, इनटू, फ्रॉम. ये सभी कुछ प्रीपोजिशंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है. एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ अ कंजक्शन. तो इसका आंसर होगा अ कंजक्शन इज वर्ड ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस विथ ईच अदर. मतलब कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो शब्दों को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है. एक्सप्लेन द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार बताइए. तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बी सब डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है. पहला है क्यूमुलेटिव, दूसरा है अल्टरनेटिव, तीसरा है एडवर्जेटिव, और चौथा है इलेटिव.
तो ये 4 प्रकार होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज कोरिलेटिव कंजक्शन? कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं वो मतलब शब्दों के जो है जोड़े होते हैं जिसे हमेशा साथ साथ प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल आपका, बोथ डैश 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 एंड, नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो, आइदर और डैश कॉमा नाइदर नॉर। तो ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शन हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ गुड डिस्क्रिप्शन। गुड डिस्क्रिप्शन के काइंड बताइए। तो इसका आंसर होगा, अ गुड प्लान फॉर अ कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। मतलब कि इसमें क्या क्या हो सकता है गुड डिस्क्रिप्शन में? पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है फ्रेंड्स बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन और कंक्लूजन, ये 3 चीजें होती हैं गुड डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लेटर इन ब्रीफली। मतलब कि लेटर के प्रकार ब्रीफली बताइए। तो इसका आंसर होगा, बेसिकली लेटर्स आर इन 2 टाइप्स। लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्रेंडली और इनफॉर्मल लेटर, दूसरा आपका हो गया बिजनेस और फॉर्मल लेटर। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 10 आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ये इंग्लिश उनके लिए बहुत ही अच्छा हलवा बन सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।